नमस्कार दोस्तों, विवेचना के पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों के समीकरण अब 21वीं शताब्दी में किस प्रकार से तेजी से बदल रहे हैं और एक समय में ब्रिटेन की कॉलोनी रहा भारत अब किस प्रकार से नियो कलोनियलिज्म के ढांचे से भी बाहर निकल रहा है और ब्रिटिश मोनार्की की जिस प्रकार से पूरे विश्व में आलोचना हो रही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि किंग चार्ल्स III का कोरोनेशन हुआ, लेकिन उस प्रकार का रिस्पांस पूरे विश्व से देखने को नहीं मिला जिस प्रकार की अपेक्षा आमतौर पर होती है। और सिर्फ बाहर के देशों में नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी मोनार्की को लेकर बहुत सी आलोचना हमें देखने को मिली। तो मोनार्की को लेकर किस प्रकार से पूरे विश्व का रवैया बदल रहा है, क्या ब्रिटिश मोनार्की आने वाले समय में भी प्रासंगिक उतनी ही बनी रहेगी, और वो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं विशेष करके जिनका भारत भी एक पार्ट है, तो ये जो ब्रिटिश मोनार्की है आने वाले समय में कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए इसके क्या मायने हैं और किस प्रकार के डायनेमिक्स होंगे इन दोनों के बीच में, इन सभी मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। आजकल एक खबर बहुत ही सुर्खियों में है कि ब्रिटिश म्यूजियम में जो भारत के कॉलोनियल टाइम के में जो ब्रिटेन ने, जब ब्रिटेन भारत पर शासन करता था, जो कॉलोनियल टाइम में जो आर्टिफैक्ट्स ब्रिटेन ने भारत से हम कह सकते हैं कि चुराए थे, जिन पर अवैध रूप से कब्जा किया था, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है और तमाम तरीके के आर्टिफैक्ट्स शामिल हैं, बहुत ही प्रेशियस आर्टिफैक्ट्स जो कि ब्रिटिश म्यूजियम के कलेक्शन का हिस्सा है। तो एक ताज़ा खबर ये चल रही है कि भारत बाकायदा एक डिप्लोमेटिक कैंपेन चलाएगा, एक पूरा कूटनीतिक अभियान चलाएगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी खुद इन्वॉल्व होंगे और ये सभी भारत के आर्टिफैक्ट्स कॉलोनियल टाइम के जो कि अवैध रूप से ब्रिटेन ने जिन पर कब्जा किया और जो ब्रिटिश म्यूजियम में सुसज्जित है, इनको भारत वापस मांगेगा कि ये भारत की ही मूल धरोहर है और अब कॉलोनियलिज्म का आज के समय में कोई अस्तित्व नहीं है, तो ब्रिटेन का कोई अधिकार नहीं बनता इन आर्टिफैक्ट्स को अपने म्यूजियम में रखने का। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ना तो भारत सरकार की तरफ से कोई पुष्टि आई है इस बात को लेकर कि इस प्रकार से कुछ हुआ है, बल्कि एनडीटीवी ने तो ये भी एक रिपोर्ट की है कि सोर्सेज के अनुसार ये खबर भारत सरकार ने इस खबर का खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहरहाल सच्चाई जो भी है, ये बात तो है कि पिछले वर्ष से ही, जब से ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई, तब से इस बात को लेकर माहौल बना हुआ है कि किस प्रकार से भारत और भी बाकी देश जहां पर जिनको ब्रिटेन ने एक टाइम पर कॉलोनाइज किया था, और ब्रिटिश म्यूजियम में जिन सभी देशों के आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, सभी ब्रिटेन से, यूके से इन आर्टिफैक्ट्स को वापस मांगने की कैंपेन चला रहे हैं। और भारत भी हो सकता है कि कैंपेन इतनी ज़्यादा अग्रेसिव ना हो जितनी बढ़ा चढ़ा के इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट ने लिखी है, लेकिन किसी प्रकार की डिप्लोमेटिक कैंपेन तो ये बात तय है कि भारत भी ज़रूर चला रहा है और अपने स्तर पर अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से ब्रिटेन के साथ इस बात को लेकर यूके के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो कॉलोनियल आर्टिफैक्ट्स भारत के, जिनमें कोहिनूर डायमंड भी शामिल है, ब्रिटिश म्यूजियम में है, उनको वापस करने की कोई ना कोई मुहिम छेड़ी जाए। यहाँ पर एक बहुत मजेदार एंगल ये भी है कि चूंकि ब्रिटिश मीडिया ने ये खबर सबसे पहले उछाली कि भारत इस प्रकार से अपने आर्टिफैक्ट्स की मांग करेगा और बहुत ही नमक मिर्च लगा के खबर दी गई है, तो ऐसे भी इस प्रकार के कयास भी लगाए जा सकते हैं कि चूंकि भारत और यूके के बीच इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है, तो उस बातचीत को भटकाने के लिए या डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बिगाड़ने के लिए हो सकता है कि इस प्रकार की खबरें उछाली जा रही हों, क्योंकि जिस प्रकार से जो इस समय यूके की आंतरिक राजनीति और उसमें कितनी उथल पुथल है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, तो ये भी एक एंगल हो सकता है। लेकिन खैर, एंगल जो भी है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भारत में जो ब्रिटिश मोनार्की है उसकी काफी आलोचना हुई है और उसके विरोध में एक माहौल बना है, और बल्कि भारत में ही क्यों, विश्व के बहुत से देशों में इस प्रकार का माहौल बन रहा है कि आज के समय में भला मोनार्की जैसे इंस्टीट्यूशन की क्या प्रासंगिकता है, जो कि एक कॉलोनियल पास्ट को, जो कि बहुत ही विभत्स पास्ट है, कितने देशों के लोगों पर अत्याचार किए गए, उस पास्ट को ग्लोरीफाई करता है। तो उस पर्सपेक्टिव से, उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिटिश म्यूजियम में न सिर्फ भारत के बल्कि और भी कितने ऐसे देशों के आर्टिफैक्ट्स मौजूद है उनके कलेक्शन में जिन पर ब्रिटेन ने कभी न कभी शासन किया। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश म्यूजियम का पूरा अस्तित्व ही कॉलोनियलिज्म की एक्सप्लॉइट्स पर टिका हुआ है। तो ऐसे में ब्रिटिश म्यूजियम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं है जो कि कोहिनूर हीरे की और भी आर्टिफैक्ट्स की मांग रख रहा है, बल्कि दूसरे देश भी बढ़ चढ़कर
अपने जो ट्रेजर्स हैं उनके वो वापस मांग रहे हैं। जैसे कि यूरोपीय देश ग्रीस जो है उसके बहुत ही बेशकीमती मार्बल स्कल्पचर्स हैं ब्रिटिश म्यूजियम में, तो वो उन मार्बल स्कल्पचर्स को वापस मांग रहे हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में ग्रीस के पार्थेनन मार्बल्स डिस्प्ले पर है, जिन्हें ग्रीस लूटा हुआ चोरी किया गया सामान मानता है, और इसीलिए ग्रीस चाहता है कि अब ये ग्रीस की मूल धरोहर इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए सार्वजनिक रूप से, और ग्रीस को ये मार्बल्स वापस मिल जाएंगे, ये जो मार्बल स्कल्पचर्स हैं। इसको लेकर ग्रीस के प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बयान भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्रीस चाहता है कि भारत और ब्रिटेन के बीच इन मार्बल स्कल्पचर्स को लेकर कोई इस प्रकार का समझौता हो पाए जिससे दोनों देशों की बात बनी रहे। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ग्रीस कभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये मार्बल स्कल्पचर्स ब्रिटेन की धरोहर है, मूल धरोहर है, क्योंकि हमारा मानना है कि ये हमारी मूल धरोहर है। तो इस मामले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है उन्होंने बिल्कुल उल्टा बयान दिया, और मार्च में ऋषि सुनक ने बहुत ही कैटेगोरिकली कहा था कि जो भी ब्रिटिश म्यूजियम का कलेक्शन है वो लीगली प्रोटेक्टेड है ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा, इसीलिए स्टेटस को चेंज करने का सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। यानी अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ऋषि सुनक ने इस बात को सिरे से नकार दिया और ये स्पष्ट कर दिया कि यूके कभी भी जो ब्रिटिश म्यूजियम का जो भी कलेक्शन है उसको दूसरे देशों को वापस देने के मामले में नहीं पड़ेगा, और ऐसा कोई भी निर्णय यूके नियर फ्यूचर में तो नहीं लेगा। घाना की असांता प्रजाति के लोगों के राजा ने भी ब्रिटिश म्यूजियम से अपील की है कि जो आर्टिफैक्ट्स जब ब्रिटेन पर घाना का शासन था, जो कॉलोनियल रूल के टाइम जो आर्टिफैक्ट्स घाना से चुराए गए थे, कब्जा किया गया था जिन पर अवैध रूप से, वो गोल्ड सोने के आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो घाना को वापस किए जाएं। और ये जो घाना के जो राजा थे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये ब्रिटिश म्यूजियम पर टूर के लिए आए थे, तो तब इन्होंने खबरों के अनुसार, और ये बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसने ये न्यूज बताई है, तो खबरों के अनुसार तभी इन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम के डायरेक्टर के सामने ये बात प्रस्तुत की कि घाना को ये आर्टिफैक्ट्स वापस लौटाए जाए। इसके अलावा नाइजीरिया, इथोपिया आदि देशों की एक पूरी लंबी फहरिस्त है जो कि ब्रिटिश म्यूजियम से अपने कॉलोनियल आर्टिफैक्ट्स ट्रेजर्स वापस मांग रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इन सभी बातों से ब्रिटेन कितनी पसोपेश में पड़ गया है और यूके की किस प्रकार से किरकिरी हो रही है पूरे विश्व में, क्योंकि ब्रिटेन की जो पूरी एक ग्लोबल साख है और जो ब्रिटेन की संस्कृति है, जो सभ्यता है, जिस प्रकार से ग्लोबली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मार्केट किया गया है, वो उस पूरी की पूरी कॉलोनियलिज्म पर ही आधारित है। जैसा कि हम भारत में भी देखते हैं कि किस प्रकार से जो यूके का कॉलोनियलिज्म है, जब भारत को यूके ने कॉलोनाइज किया था, तो बजाय उसका खंडन करने के खुद भारतीय भी उसको महिमा मंडित करते हैं। और चाहे वो उस समय का ब्रिटिश साहित्य हो, ब्रिटिश लिटरेचर हो, या फिर जिन लोगों ने शासन किया था उनको सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और यहां तक बातें कही जाती हैं कि भारत ने जो भी प्रगति की, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो या फिर दूसरे क्षेत्रों में, या फिर भारत का जो भी विकास हुआ आर्थिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, वो सब ब्रिटिशर्स की देन है। हम तो जाहिल गवार लोग थे, तो ब्रिटिश शासन ने हमें बहुत सी अच्छी बातें दी। इस तरीके का रिटोरिक आप भारत के बुद्धिजीवी वर्ग में बहुत ज्यादा देखते हैं, और ये एक मेन स्ट्रीम नैरेटिव बन गया है, जो जाहिर सी बात है जिसको यूके से ही बढ़ावा मिलता है, और ये एजेंडा सेटिंग यूके से ही होती है। तो बजाय अपने कॉलोनियल पास्ट को, जिसमें यूके ने कितने ही देशों पर शासन किया और इतनी बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया और इतने अत्याचार किए लोगों के साथ, अत्याचार बहुत ही माइल्ड वर्ड है, लेकिन चूंकि यूट्यूब है तो मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यहां पर यूज नहीं करना चाहती, तो बजाय इसको कंडेम करने के और क्षमा मांगना तो दूर की बात, यूके की अब तक क्या स्ट्रैटेजी रही है ब्रिटेन की कि वो इन चीजों को ग्लोरीफाई करके, इनको वाइट वॉश करके एक प्रकार से कॉलोनियलिज्म और के आधार पर ही अपनी सॉफ्ट कल्चरल पावर, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करता है, और इसको एक प्रकार की उसने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना के बेचता है, सेल्स टैक्टिक, जिससे जाहिर सी बात है कि उसकी अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है, अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज जो हैं, अब ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में कितने ही विश्व के छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं, और ग्लोबल साउथ के छात्र छात्राएं भी पढ़ने जाते हैं, चाहे वो भारत या जो दूसरा देश है जिनको ब्रिटेन ने एक समय पर कॉलोनाइज किया था। तो इन यूनिवर्सिटीज की भी जो पूरी एक ग्लोबल अपील है, वो कहीं ना कहीं उस कॉलोनियल कल्चर और मोनार्की भी उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो कॉलोनाइजर्स थे उस टाइम के, जिनके कुकृत्यों को कंडेम करना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए, बजाय कंडेम करने के उनका, जिन्होंने पता नहीं कितने क्राइम्स ऑफ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट किए होंगे, उनका महिमा मंडन किया जाता है, और उनके नाम पर ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स चलती हैं, और
इन स्कॉलरशिप्स को लेकर बड़े ही गर्व से भारतीय छात्र छात्राएं और दूसरे भी देशों के छात्र छात्राएं जिन्हें ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया था बड़ी गर्व से वहां पर पढ़ने जाते। तो आप देख सकते हैं कि यूके की जो पूरी सॉफ्ट कल्चरल पावर है वो अब तक इस पर वो अब तक कलोनियलिज्म पर ही टिकी थी। तो अब ऐसे में ये यूके के लिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है और अब जो कलोनियलिज्म है ये उसके गले की फांस बनता जा रहा है। अब विशेषकर कि ब्रेक्सिट के बाद समीकरण पूरे बदल गए हैं। जब ब्रिटेन यूरोपीय संघ का हिस्सा था तब उसके पास काफी सारे एडवांटेजेस थे, चाहे वो ट्रेड को लेकर या फिर दूसरी चीजों को लेकर। तो तब यूके के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि जो दूसरे देश है, विशेषकर कि जो ग्लोबल साउथ के देश है जिन्हें अब तक वो एक कलोनियल अम्ब्रेला के अंतर्गत देखता था, कि वो उनके साथ अलग से नेगोशिएट करे, ट्रेड डील्स वगैरह करे। तो अब ब्रिटेन को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ब्रेक्सिट के बाद समीकरण तेजी से बदले। पिछले 3-4 सालों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तेजी से गिरी और बिल्कुल चरमरा गई है। एक तो ब्रेक्सिट और फिर दूसरा कोरोना वायरस और फिर तीसरा जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रेक्सिट के बाद जो जबरदस्त आंतरिक अस्थिरता हो गई, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इम्बैलेंस हो गया है यूके में, वो किसी से छुपा नहीं है। तो इन सभी चीजों का फर्क यूके की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। तो अब यूके किस प्रकार से अपने आप को ग्लोबली प्रोजेक्ट करे, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्योंकि अब वो जिन देशों के साथ इंटरैक्ट करेगा, जो देश उसके एक समय में कॉलोनीज थे, अब वो मजबूर हो गया उन देशों के साथ सेम टर्म्स पर, सिमिलर टर्म्स पर इंटरैक्ट करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, भारत के साथ भी एक ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है और जून में नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होगा। तो इस ट्रेड डील की आवश्यकता जितनी भारत को है उससे कहीं ज्यादा इस समय यूके को है। तो वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बदल गया है और ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में जो नॉर्थ सुपीरियर है, साउथ इन्फीरियर, इस प्रकार के समीकरण अब बदल गए हैं। पूरी तरह से हम ये तो नहीं कह सकते हट गए हैं, बट काफी हद तक बदल गए हैं। तो ब्रिटेन को नए सिरे से अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए बहुत से देशों के साथ नेगोशिएट करना होगा। और इस नेगोशिएशन में उसके कॉलोनियल पास्ट का ग्लोरिफिकेशन उसकी मदद तो बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि उसके गले की फांस ही बनेगा। अब की बार जब ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स III का राज्याभिषेक हुआ, उसमें बहुत से ब्रिटिश सेलिब्रिटीज ने सम्मिलित होने से मना कर दिया, यानी उन्हें निमंत्रण भेजा गया लेकिन सम्मिलित होने से उन्होंने मना कर दिया। इसमें सर एल्टन जॉन, स्पाइस गर्ल्स, एडेल, रॉबी विलियम्स आदि ने कोरोनेशन में परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। हालांकि खबरों के अनुसार उन्होंने कोई इसलिए इनकार नहीं किया कि वो मोनार्की के विरुद्ध हैं, बल्कि एक डेट्स क्लैश था। लेकिन आप जो भी कहें, इससे ये पता चलता है कि अगर वहां के महाराजा के कोरोनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए इन लोगों ने, इतने बड़े स्टार्स इन्होंने इतना उत्साह नहीं दिखाया, तो इससे हमें ये तो ज्ञात होता है कि यूके में मोनार्की की जो पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, वो धीरे धीरे नहीं बल्कि काफी तेजी से घटता जा रहा है। और मोनार्की को अगर लोग सीधे सीधे अपोज नहीं कर रहे हैं तो उसको लेकर जो कोई खासा क्रेज नहीं दिख रहा हमें आजकल के समय में ब्रिटेन में। अगर भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री भारत के सम्मिलित नहीं हुए, ना ही राष्ट्रपति सम्मिलित हुए, बल्कि सिर्फ उपराष्ट्रपति को भेजा गया। तो उससे भी एक मैसेज आता है कि हाँ, भारत औपचारिक तौर पर एक जो नया मोनार्क इलेक्ट हुए हैं ब्रिटेन के, उसको औपचारिक तौर पर एक मानता है कि हाँ, औपचारिक तौर पर हमने किसी को भेज दिया। लेकिन भारत भी अब इसको कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अटैच नहीं करता। अगर आप ये बात पहले से नहीं जानते तो आपको ये शायद जानकर हैरानी होगी कि जिस समय कोरोनेशन ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III का होने वाला था, ठीक उसी समय बहुत सी प्रोटेस्ट भी चल रही थी ब्रिटेन में, पास में ही कोरोनेशन वेन्यू के एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट्स। और इनमें से 52 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया, ये हवाला देके कि शायद ही कुछ गलत कर सकते थे। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी खबर कि जो लोग पीसफुल, शांतिपूर्ण ढंग से सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, 50 से भी ज्यादा की संख्या में लोगों को डिटेन कर लिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस खबर को, ये खबर आई तो, लेकिन उसको इस प्रकार से तूल नहीं मिली, उसको दबा दिया गया। तो आप ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो विकसित वर्ल्ड इंटरनेशनल मीडिया है, वो एक मीडिया कंट्रोल करता है, एक मीडिया नैरेटिव सेट करता है कि अगर बात एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट की है तो प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार करना कोई गलत बात नहीं। लेकिन अगर भारत या फिर ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों में कोई प्रोटेस्ट होती है तो उसको दूसरी तरीके से पोर्ट्रे। तो खैर, ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हम जहां बात ब्रिटिश मोनार्की की कर रहे हैं, तो इन सब बातों से हमें यही पता चलता है कि ब्रिटिश मोनार्की की जो पॉपुलैरिटी है वो न सिर्फ भारत में, बल्कि भारत और दूसरे देशों में, बल्कि ब्रिटेन में भी किस कदर से घट रही है और उसकी रेलेवेंस बिल्कुल कम हो रही है।
विश्व में अभी भी ऐसे देश हैं जो कि ब्रिटिश मोनार्की के अंतर्गत आते हैं, यानी जो ब्रिटिश क्वीन थी या जो ब्रिटिश महाराजा हैं वो वहाँ के नॉमिनल हेड हैं। हालांकि ये सिर्फ एक औपचारिक फॉर्मेलिटी मात्र होती है और ब्रिटिश मोनार्क के पास ये कोई पावर नहीं होती कि उनके राजनीतिक मामलों में या फिर आंतरिक मामलों में उनकी गवर्नेंस में हस्तक्षेप करे। लेकिन फिर भी ये एक कन्वेंशन है। तो ब्रिटिश मोनार्क के बिहाफ पर एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता है इन देशों में, और वो गवर्नर जनरल ब्रिटिश मोनार्क के ही बिहाफ पर पार्लियामेंट की शुरुआत करता है और बहुत सारी ऐसी औपचारिक फॉर्मेलिटीज करता है जो वहाँ की के शासन से संबंधित हैं। तो ये कॉमनवेल्थ रेल्म होता है कंट्रीज का, और इसमें 14 देश हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज अलग हैं जिसका भारत भी हिस्सा है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में सब ऐसे देश नहीं हैं जो कि उस ब्रिटिश मोनार्क का के अंतर्गत आते हैं। भारत भी जैसे हम जानते हैं रिपब्लिक है, लेकिन जो कॉमनवेल्थ रेल्म है इसमें 14 ऐसे देश अब बचे हैं जो कि सीधे सीधे ब्रिटिश मोनार्क के अंतर्गत आते हैं। और इन 14 देशों के नाम भी हम आपको बता देते हैं। एंटीगुआ एंड बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामाज, बेलीज, कनाडा, ग्रेनाडा, जमाइका, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स एंड नेविस, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, the Solomon Islands and Tuvalu। तो ये थे वो 14 देश, और इनकी भी संख्या घटती जा रही है। 2020 में बारबाडोस भी था इस ग्रुपिंग का हिस्सा, लेकिन बारबाडोस ने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया कि वो ब्रिटिश मोनार्क के अंतर्गत नहीं आएगा। और अब इनमें से भी बहुत सारे देश जैसे कि एंटीगिया एंड बारबुडा में भी ये बात चल रही है कि वो अपने आप को रिपब्लिक घोषित करना चाहते हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी यही कवायद चल रही है कि उनको ब्रिटिश मोनार्की की छाया से जल्दी ही बाहर आना है। तो ऐसे में ब्रिटिश मोनार्की की जो अंतर्राष्ट्रीय सार्क है वो हम कह सकते हैं कि अपने आखिरी चरण पर है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिटिश मोनार्क सिर्फ एक नॉमिनल हेड होता है और रियल गवर्नेंस में वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये एक कलोनियलिज्म की लेगेसी है और ये एक प्रकार से इन देशों को उनके कलोनियल पास्ट की याद दिलाता है। और ये बहुत ही बड़ा विरोधाभास है कि जो मोनार्की इस बात की सिंबल थी कि इन देशों पर कितने क्रूर अत्याचार हुए, इनके लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, इनकी संस्कृति को, अर्थव्यवस्था को, सबको नष्ट कर दिया गया, तो वही मोनार्क अभी भी इनका नॉमिनल हेड है। तो इसका औचित्य क्या है? तो अगर आप इसे सिंबॉलिक स्तर पर देखें तो ये काफी डेंजरस परंपरा है, जो कि जैसा कि मैंने कहा कलोनियलिज्म का समय तो चला गया, लेकिन फिर भी ये न्यू कलोनियलिज्म को बढ़ावा देती है और नए सिरे से चाहे वो आर्थिक रूप में हो या सांस्कृतिक रूप में एक और सॉफ्ट पावर के कलोनियलिज्म के लिए ग्राउंड तैयार करती है। तो इसलिए बहुत से देश अब ये बात समझ गए हैं और इसलिए ब्रिटिश मोनार्की का जो हम कह सकते हैं चार्म है वो अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज का। कॉमनवेल्थ कंट्रीज जिसमें जैसा कि हम जानते हैं कि भारत भी इसका हिस्सा है, जो कि एक समूह है उन देशों का जिनको कभी न कभी यूके ने कॉलोनाइज किया था। तो अब इस कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग का भला क्या अस्तित्व है आज के समय में, इस पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्योंकि अगर हम आज के समय में दूसरी ग्रुपिंग्स देखें, चाहे वो सार्क ग्रुपिंग हो या आसियान हो या फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग है, तो इन ग्रुपिंग्स के मामले में जो कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग है उसका कोई खास अस्तित्व नहीं है, उसका बिल्कुल भी महत्व नहीं है। और विशेषकर कि आज के समय में एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें इस प्रकार की ग्रुपिंग्स हमें देखने को मिलती है, जहां पर ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच की विभाजन रेखाएं ध्वस्त हो रही हैं। और ऐसी ग्रुपिंग्स हैं जहां पर इक्वल टर्म्स में नॉर्थ एंड साउथ एंगेज कर रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि भारत जिस प्रकार से क्वाड ग्रुपिंग में एक्टिव है, या फिर G20 की ग्रुपिंग है जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। और हम उस समय में जी रहे हैं जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसको लेकर बहुत जबरदस्त लॉबिंग चल रही है कि उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जाए और उसमें बहुत से जो कंट्रीज हैं, जैसे भारत हुआ या दक्षिण अफ्रीका हुआ या फिर दूसरे अफ्रीकी कंट्रीज को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो अब एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर में जब हम रह रहे हैं, तो ऐसे समय में कॉमनवेल्थ जैसी ग्रुपिंग जो कि इस पर आधारित है कि इन देशों को यूके ने कभी ना कभी कॉलोनाइज किया था, ये ग्रुपिंग ना सिर्फ अप्रासंगिक लगती है बल्कि एक बहुत ही हास्यास्पद भी लगती है। तो कॉमनवेल्थ का फ्यूचर क्या है? ग्रुपिंग को कोई जबरन डिसॉल्व किया जाएगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन संभावना तो यही दिखती है कि धीरे धीरे करके ये ग्रुपिंग बिल्कुल अपनी रेलेवेंस खो देगी। जहां तक भारत का प्रश्न है, तो ऐसा तो मुझे भी नहीं लगता कि भारत जो है वो कॉमनवेल्थ से अपने आप को हटाने का कोई रैडिकल कदम उठाएगा। हालांकि ऐसी भी कंट्रीज है जिन्होंने ये कदम उठाया है कि कॉमनवेल्थ से अपने आप को अलग कर लिया है।
और अगर भारत ऐसा करेगा तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत में अभी उस प्रकार का विजन है कि भारत ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी हैं। अगर भारत ऐसा करेगा तो कॉन्ट्रोवर्शियल भी होगा, और शायद उसके और यूके के जो द्विपक्षीय संबंध है, विशेषकर की जो ट्रेड का डायमेंशन है, इकोनॉमिक्स का डायमेंशन, उस पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो भारत ऐसा तो अभी कुछ नहीं करेगा फिलहाल, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि भारत को अब अपने आप को कॉलोनियल, जो यूके का कॉलोनियल पास्ट है, उससे डिसोशिएट करने की एक अग्रेसिव मुहिम अपनानी चाहिए, जो कि उसने जिसकी शुरुआत भारत ने कर भी दी है। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, भारत को थोड़ा रिएक्टिव भी होना पड़ेगा। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर हो, यूनिवर्सिटीज़ में, अकेडमिया में हो, थिंक टैंक पर हो, जिस प्रकार से भारत के कॉलोनियल पास्ट को अगर इस तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है कि इससे भारत की जो सॉवरेनिटी है, या फिर भारत का जो प्रजातंत्र है, या फिर भारत की जो संस्कृति है, या फिर जो फ्रीडम फाइटर्स ने बलिदान दिए, वो सब चीज़ें अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, तो भारत सरकार को भी इन चीज़ों को एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि इन चीज़ों को मॉनिटर हो, और ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली यूके की गवर्नमेंट के सामने उठाई जाएं कि इस प्रकार का रवैया अब नहीं चल सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये पहला एपिसोड था, और आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। अगर आपको कंटेंट पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।